Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Services. So the topic for today is लखनऊ सेशन. आज हमको कुछ छोटे छोटे टॉपिक देखने हैं. दैट इज लखनऊ सेशन, उसके बाद गांधी जी की एंट्री एंड व्हाट वाज गांधी बिफोर एंटरिंग इन इंडिया. उसके बाद पहला से रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने होम रूल लीग मूवमेंट देखा. होम रूल लीग मूवमेंट में हमने देखा किस तरह तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर एक सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड पेश करी. ठीक है, बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस की सपोर्ट के भी उन्होंने इंडिविजुअली अपने मूवमेंट को किस तरीके से स्टार्ट किया. फाइनली 1990 में ड्यू टू सम लैकनेस द मूवमेंट फेल्ड. तो इसके बीच एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है 1916 में, दैट इज़ लखनऊ सेशन. लखनऊ सेशन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ाया था तब बता दिया था. इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल दिसंबर में एक सेशन होते थे जहां वो डिसाइड करते थे कि उनके नेक्स्ट ईयर का प्रोपोगेंडा क्या है और वो किस तरीके का रिजोल्यूशन पास करेंगे. ठीक है, तो लखनऊ सेशन होता है 1960 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का. इसको प्रिसाइड करते हैं अंबिका चरण मजूमदार. तो क्या सिग्निफिकेंस रहता है जो सेशन है उसको हम पढ़ रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले तो री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जो अब तक कांग्रेस से अलग हो चुके थे, वो अब री एडमिट करते हैं किसमें, इंडियन नेशनल कांग्रेस में. अब इस एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स इस टाइम रहते हैं तिलक. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब एक्सट्रीमिस्ट जुड़ गए. थोड़ा सा याद कर लें तो सूरत में स्प्लिट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसपे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं और मॉडरेट जो हैं वो अलग हो गए थे. क्यों अलग हो गए थे? ड्यू टू देयर आइडियोलॉजी. उनकी सोच अलग अलग थी, उनके डिमांड्स अलग अलग हो गए थे. ठीक है, वायलेंट एक्शंस होने लग गए थे अब सेशंस के अंदर. तो ये कारण थे कि सूरत में जो है स्प्लिट हो जाता है. लेकिन हमको ये याद रखना है कि 1907 में जो कांग्रेस अलग हुई थी वो अब जाके मिल जाती है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो मिल जाते हैं लखनऊ सेशन में. दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट इस सेशन में होता है, दैट इज कमिंग टुगेदर ऑफ मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग जो है 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ है. ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ जाती है. अभी तक पैरेलल दो बॉडीज चल रही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस. इनकी भी डिमांड्स अलग थी, इनकी भी आइडियोलॉजीज अलग थी. मुस्लिम लीग अपनी माइनॉरिटी, जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी, उसके लिए लड़ रही थी, और कांग्रेस जो है कह सकते हैं पूरी इंडिया के लिए लड़ रही थी, पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे इनकी वजह से. लेकिन लखनऊ सेशन में दोनों आकर मिल जाते हैं, तो इसलिए लखनऊ सेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेकिन ऐसा क्या हुआ? चलो, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का तो समझ में आता है कि वो एक ही बॉडी थी, और एनी बेसेंट ने बहुत कोशिश करी कि तिलक को पहले एंट्री दिलाएं. फिर जैसे ही तिलक को एंट्री दिलाई वैसे एक्सट्रीमिस्ट को भी उन्होंने एंट्री दिलाई, किसके अंदर? कांग्रेस के अंदर. लेकिन मुस्लिम लीग को क्यों? एकदम मुस्लिम लीग को क्या हो गया जो वो आके कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है? तो उसके भी कुछ कारण हैं जो हमें पढ़ने हैं. उसके कारण ये है, सबसे पहले ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू हेल्प टर्की. टर्की जो है ऑटोमन एम्पायर था, यहाँ पे अरब्स का एम्पायर था. इसके जो सुल्तान थे वो थे खलीफा, जिनको मुस्लिम जो हैं वो अपना सुल्तान मानते थे, सारे मुस्लिम्स. तो इस टाइम ब्रिटिश ने रिफ्यूज़ कर दिया था टर्की को हेल्प करने के लिए. तो ये एक रीज़न होता है. उसके बाद एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में. ठीक है, इसमें किसको फ़ायदा मिला था? मुस्लिम्स को फ़ायदा मिला था, क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट प्रोविंस बन के सामने नज़र आई थी. तो 1911 में जो ये पार्टीशन है इसको एन्यूल कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में. इससे जो मुस्लिम्स थे इंडिया के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये हमारी फ़ायदे की चीज़ तो हटा दी, तो हम क्यों इनका सपोर्ट करें. ब्रिटिश रिफ्यूज टू सेट अप यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़. अब उन्हें यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई इनके लिए अलीगढ़ में. उसके बाद एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स आ गए थे यंगर मुस्लिम्स के अंदर. जो यंगर जनरेशन थी, यूथ थी, उनको समझ में आ गया था सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन ही मेन एम है ब्रिटिशर्स का. तो ये कारण रहते हैं जो मुस्लिम लीग प्रिफर करती है कि आप हमें कांग्रेस के साथ जुड़कर साथ ही अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए. उसके बाद वो साथ में मिलके कुछ डिमांड्स भी पुट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि 1915 में होती है गांधी जी की एंट्री इंडिया में. ठीक है, तो गांधीयन एरा शुरू होने से पहले गांधी जी का थोड़ा बैकग्राउंड देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो गांधी बिफोर इंडिया, कहाँ थे गांधी और
इतने टाइम से कहाँ थे, इंडियन होने के बावजूद इंडिया में जो लड़ाई चल रही थी उसमें क्यों नहीं थे। गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, ठीक है, यहाँ उनका जन्म हुआ। उसके बाद स्टडी करने के लिए वो जाते हैं इंग्लैंड, वहीं वो अपनी लॉ की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं साउथ अफ्रीका, उनके पास किसी का कॉल आता है फॉर अ केस, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, जिसके लिए उनको 21 साल का समय वहाँ बिताना पड़ता है। अब उसमें ही फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देयर, वहाँ पर रहकर उनको कई जगह पर कई टाइम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। 7 जनवरी 1983 को एक इवेंट होता है जब वो किसी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ब्लैक रहते हैं कलर में, उनको उस बस से उतार दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ, ये उनके दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे अब इसके पीछे लड़ाई करनी है, ठीक है। क्या होता है कि वहाँ पर साउथ मतलब जो अफ्रीका नेशन रहता है वो भी एक ब्रिटिश कॉलोनी रहती है, ठीक। तो ब्रिटिश कॉलोनी में वाइट सुपीरियॉरिटी बहुत ज़्यादा हद तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अफ्रीका नाम की जगह पर बढ़ चुका होता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडियंस की साउथ अफ्रीका में क्या कंडीशन थी। दे फेस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद हुआ करता था उस जगह पर। उसके बाद दे सफ़र डिसएबिलिटीज़, ठीक है, कई जगह उनको यहाँ घूमने के लिए रोक लगा दी, यहाँ आप बड़े लोगों में नहीं बैठ सकते, ऐसी रोक लगा दी गई थी। दे डिनाइड राइट टू वोट, वोट करने के लिए उन्हें मना कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। वहाँ की सिटीजनशिप होने के बाद भी दे आर डिनाइड राइट टू वोट। अब नाउ अगली चीज़, दे कुड रिसाइड ओनली इन प्रिस्क्राइब्ड लोकेशंस, उनको एक झुग्गी झोपड़ी दे दी कि आप सिर्फ इसी लोकेशन में रह सकते हैं, इसके बाहर यू आर नॉट अलाउड टू मूव योर रेसिडेंस, ठीक है। द लोकेशंस वर इनसैनिटरी एंड कंजेस्टेड इन नेचर। तो इस तरीके की कंडीशन थी, बहुत ही बुरी गति थी इंडियंस की साउथ अफ्रीका में, क्योंकि जो गांधी जी थे उनसे ये सब बातें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि ही डिसाइडेड कि आई विल मेक अ स्टेप इन दैट। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रह के किस तरीके से काम किया, हमें ये देखना है। सबसे पहले उनका जो सत्याग्रह था दैट वाज मेड इन मॉडरेट फेज। 1894 से 1906 तक मॉडरेट फेज चलता है उनका। इट रिलाइड ओनली ऑन सेंडिंग पिटिशंस, मतलब वो सोचते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारी बात सुनेगी, तो अब हम क्या करते हैं, पिटीशन सेंड करते हैं, ठीक। पहले ये मॉडरेट फेस चलता है, उसके बाद वो अपने फेस को जो है पैसिव रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा लेते हैं। जब वो देखते हैं कि मैंने इतनी पिटीशंस भेजी, इतनी रिक्वेस्ट करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाइए, हमको इक्वालिटी दीजिए, लिबर्टी दीजिए, और जब उनने नहीं सुना तो ही डिसाइडेड कि मूवमेंट को अब पैसिवली मैं चलाऊं, मतलब अब सत्याग्रह की तरफ बढ़ूं, ठीक है। थोड़ा और देख लेते हैं कि मॉडरेट फेज में ही रिलाइड ऑन सेंडिंग पिटीशंस, हमने अभी देखा। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, ही सेट अप अ नेशनल इंडियन कांग्रेस। अभी तक वहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसको उन्होंने ठीक है बनाया। उसके बाद एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर बनाया। इस न्यूज़पेपर के साथ उन्होंने अपने व्यूज़ को प्रोपोगेट किया लोगों तक। उन्होंने बताया कि ये जो हम सहन कर रहे हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड अगेंस्ट इट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मॉडरेट फेज में उन्होंने क्या किया। अब पैसिवली जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो उन्होंने किस तरीके से रेजिस्ट किया, उन्होंने सत्याग्रह किया अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उन्होंने गवर्नमेंट ने एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट पास किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है। कैंपियन किया अगेंस्ट पोल टैक्स, जो मतलब जो ज़्यादा पोल टैक्स लगाए जा रहे थे उसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैंपियन करा उनने। उसके बाद इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज, वहाँ पर इंडियन मैरिजेस जो थी वो इनवैलिडेट कर दी गई थी। इंडियंस के साथ जो वाइट सुपीरियॉरिटी के लोग हैं वो मैरिज नहीं करेंगे, तो इनवैलिडेट कर दिया। इसके अगेंस्ट भी उन्होंने कैंपेन किया कि ये क्या है, मतलब कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हमको, तो ये कौन सी बात होती है, हम कैंपेन करेंगे। उसके बाद उन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन माइग्रेशन। देखा हमने कि उन्होंने इंडियंस को एक प्रिस्क्राइब्ड लोकेशन दे दी थी, आप यहीं रह सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, इस सिटी से उस सिटी मूव नहीं कर सकते, तो कई सारे ऐसी रोक लगा दी थी। तो गांधी जी बोलते हैं कि इसके अगेंस्ट भी हम कैंपेन करेंगे। तो ऐसे पैसिवली उन्होंने पहले पिटीशंस का सहारा लिया,
कि यार ठीक है, सुनेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमें तो रूल कर रही है, ये सुनेगी हमारी बातों को। जब उनने नहीं सुना तो उन्हें एक ही उपाय नजर आया, दैट वाज पैसिव रेजिस्टेंस थ्रू सत्याग्रह, थ्रू कैंपियंस। ठीक है, अब जो मेन सिग्निफिकेंस रहा उनकी जर्नी का, 21 ईयर्स की जर्नी जो उन्होंने वहाँ बिताई, उसका एक सिग्निफिकेंस रहता है। द सिग्निफिकेंस वॉज एवोल्यूशन ऑफ सत्याग्रह। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नज़र आती है दैट वॉज सत्याग्रह। अब ये जो सत्याग्रह है ये आगे जाके इंडियन इंडिपेंडेंस का, इंडियन फ्रीडम की स्ट्रगल का बेसिस बन जाएगा। इसी सत्याग्रह को गांधी जी इंडिया में आके यूज़ करने वाले हैं। अब ये देखते हैं कि उनका ये सत्याग्रह था क्या, है ना, उनका ये सत्याग्रह की आइडियोलॉजी क्या थी और क्यों डिफरेंट थी, इंडियंस को पहले ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया। बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब सबसे बड़ी बात, उन्हें उनका जो सत्याग्रह था इट वाज बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनका ये सत्याग्रह किसी को हार्म नहीं करता था। ठीक है, वायलेंट एक्शंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे गांधी जी। उसके बाद उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, नॉन कॉपरेशन का और बॉयकॉट का। उन्होंने बोला गवर्नमेंट को आप बिल पास करो, हम उसके साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। उनको एक ही रास्ता नजर आया कि ब्रिटिशर्स ने हमें कॉलोनी क्यों बनाया है, क्योंकि हमें उनको हमारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। उन्होंने जो इतना प्रोडक्शन कर रखा है उसको इंपोर्ट करके यहाँ बेचने की ज़रूरत है, तो इन्हें हमारी ज़रूरत है, हम इन्हें बॉयकॉट करते हैं, इनकी जो इकोनॉमी है जो हमसे स्ट्रांग हो रही है उसको ही रद्द करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन और बॉयकॉट इनकी आइडियोलॉजी थी। उसके बाद उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि सफरिंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह। अगर हम सत्याग्रह कर रहे हैं तो हमें सफ़र करना पड़ेगा। जैसे अगर हम हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमें सफ़र करना पड़ रहा है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं, पिकेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, महीनों तक लिकर शॉप्स के बाहर हमें बैठना पड़ेगा, हमें फॉरेन कपड़ों को जलाना पड़ेगा, उसके बाद लंबी लंबी प्रोसेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस करने पड़ेंगे। तो जो सफरिंग है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह। उसके बाद हेट्रेट की भावना जो है वो मासेस में बनानी पड़ेगी। किसके खिलाफ? एलियन रूल के खिलाफ। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमारा जो एलियन है, हमारा जो दुश्मन है, उसके खिलाफ हमें अब युद्ध करना है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस नाम की एक चीज़ लाते हैं। वो सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उनने कहा कि आप टैक्स लगा रहे हैं, हम पे ही नहीं करेंगे। ठीक है, उनने कहा कि आप हमें ऑनर दे रहे हैं, नाइटहुड दे दिया जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो या पोजीशन दे दी हमको, गवर्नमेंट ऑफिशियल बना दिया थोड़ा सा खुश करने के लिए, तो हम उसको डिक्लाइन करते हैं कि हमें ऐसा ऑनर नहीं चाहिए। इस तरीके से इवॉल्व किया उन्होंने सत्याग्रह की आइडियोलॉजी को। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। और फिर इसी आइडियोलॉजी को यूज़ करते हैं वो इंडिया में। अब इंडिया में एंटर करते हैं गांधी जी ऑन 1915। तो गांधी जी की एंट्री, ठीक, उसके बाद छोटे छोटे इवेंट्स की उन्होंने अपना होल्ड इंडिया में कैसे बनाया, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और उसके बाद जाकर एक बड़ा मूवमेंट दैट इज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये सब पढ़ने के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विथ मी। अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में मैं एंट्री ऑफ गांधी जी, गांधीयन एरा को स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, गिव योर फीडबैक, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. Do not subscribe the channel, okay? That is only civil services. Thank you.